जो ये सेल प्राइस ले रहा है ना, जिस ईयर में इसने सेल किया है, वो ये लोग मतलब उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल पे लड़ाई है कि कितने इतना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों लिया और इतना कम क्यों है, इतना ज्यादा क्यों, उसके ऊपर डिसीजन दिया हुआ है सर इसमें। और कोई सर क्योंकि अपन कैपिटल गेन जो करते हैं उसमें इंडेक्सेशन वैसे भी 2001 के बाद आता है और इसमें पहले का आ रहा है सारा कुछ, तो उस चक्कर में लड़ाई चल रही है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा और कितना कैपिटल गेन होगा। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर और जो मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है वो तो कह रहा है भाई जब लिया था उस तब की मान लो, असेसिंग ऑफिसर उसमें रेडी। और कोई एक्विजिशन एफवीपी आवाज कट रही है आपकी, एक सेकंड, आवाज कट रही है आपकी। अब बोलिए एक बार दोबारा। नहीं नहीं नहीं, अभी भी कट रही है आवाज आपकी। कोई और बोलिए, देखते हैं इनकी ही कट रही है या सभी की कट रही है। कोई और बोलिए, देखते हैं किसकी आवाज कहीं पे क्या से दिक्कत है नेटवर्क में। सर हमारी आ रही थी आवाज पहले अभी? बिल्कुल हमारी आ रही है, अभी भी आ रही है। ओके सर। निवी आप बेटा एक बार री लॉग इन कर लो। और बोलिए, और किसने पढ़ा? और किसने पढ़ा भाई? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कैपिटल एसेट्स का लेते हैं, 2001 की वैल्यू लेनी थी और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, तो उसमें डिस्प्यूट था। वेल्थ टैक्स इसने 2% जोड़ रहा था, ये 2 रुपीज जोड़ रहा था पर स्क्वायर फीट, तो उसी में डिस्प्यूट था, पूरा समझ में। ठीक है। और किसने पढ़ा भाई? अंशु, अंशु ने पढ़ा? क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ा? रीजन? अंशु नहीं पढ़ने का रीजन? मुझे लगता है क्लास लेना इनफ नहीं है, आपकी सेल्फ स्टडी इनफ है। अगर आप सिर्फ क्लास ले रहे हैं तो मे बी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप जो बताया जाएगा वो आप पढ़ लोगे। एग्जाम में कोई केस होगा, कैसे करोगे उसको? सोचो। चलिए हर्षित, हर्षित हितारसी, हर्षित, हितारसी, प्राची, प्रेरणा, समृद्धि, शुभम, तुषार, विकास, फटाफट रिप्लाई करो। क्यों नहीं पढ़ा भैया आप लोगों ने? पढ़ लिया। बताओ प्राची क्या है इस केस में? बोलो भाई प्राची, प्रेरणा, हर्षित, हितारसी, समृद्धि।
नो रिप्लाई? चलिए देखिए क्या कह रहा था ये केस, सुनिए। आप लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मुझे लगता है आप मिस कर गए, हल्का सा मिस कर गए आप, ठीक है, पर गुड, कोई नहीं, इतना पढ़ा वो भी बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या है, पहली बात तो ये 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू के लिए नहीं बोल रहा, ये आप क्लियर कर लो। ये 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू के लिए नहीं बोल रहा है, इस बात को आप क्लियर करो पहले तो, ठीक है। जैसे अब 1 अप्रैल 2001 की बात ली जाती है, भैया पुराना क्वेश्चन है, कब का है? 1989 90 का है, तब 1/4/2001 थोड़ी था, समझ नहीं गए? था। तो जिस तरीके से आज 1 अप्रैल 2001 लिया जाता है, उस तरीके से उस टाइम पे 1 अप्रैल 1974 लिया जाता था, समझ सर गए? एक क्वेश्चन है छोटा सा। सर जब ये 89-90 का केस दिया हुआ है, उस टाइम वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स एक ही में कंप्यूट होते थे क्या? नहीं नहीं, मैं अभी बता दूंगा। उसमें वेल्थ टैक्स अलग एक्ट है, पर वो 2015 में अबोलिश हो गया है, अभी आपके हेड क्या है वो, राइट? तो सुनिए, तो पहली बात तो इस 2001 को ये मत लिख देना कि 2001 की वैल्यू हमें चाहिए इसलिए बहस कर रहे हैं हम, असेसी ने कहा ये नहीं, 2001 का कोई सेंस नहीं है। वो सिर्फ बताया है कि जिस तरीके से क्रूशियल डेट आज की डेट में 1 अप्रैल 2001 है, उस टाइम पे 1974 हुआ करती थी, राइट? ओके। अब इन्होंने कहा कि सर जो एफएमवी निकालनी होती है हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो बोलते हैं ना एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001, वैसे हमें चाहिए 1 अप्रैल 1974, ये हमें चाहिए। अब होता क्या था, एक वेल्थ टैक्स रिटर्न भरनी होती थी हमें, वेल्थ टैक्स रिटर्न जो वेल्थ टैक्स एक्ट के अंदर आती थी। अब इसमें क्या होता था वेल्थ टैक्स के अंदर कि भैया जितना आपके पास असेट है उनको बोलते थे वेल्थ। जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, कैश है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, ये सब चीजें आपकी क्या है, वेल्थ है। तो इसमें क्या होता था, पूरी वेल्थ की एक कैलकुलेशन होती थी और 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए से ऊपर जो वेल्थ आपके ऊपर होती थी उसमें 1% वेल्थ टैक्स लगता था, समझ गए? मतलब मान लीजिए आप करोड़पति हैं, आपके पास सारी एसेट वगैरह मिला के 1 करोड़ रुपए की है, तो 30 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 70 लाख पे आपको 1%, 70 लाख पे 1% टैक्स जमा करवाना पड़ेगा एज ए वेल्थ टैक्स। ये होता था वेल्थ टैक्स, समझ गए? ओके। तो अब लोग क्या करते थे, ये तो डबल टैक्सेशन है। उन्होंने कहा भैया हमने पैसा कमाया तब आपको इनकम टैक्स दे दिया, अब उसी पैसे से जो बचा हुआ पैसा था उससे तो असेट खरीदी है, या वो पैसा हमारे बैंक में पड़ा है, अब आप कहते हो हर साल उस पर 1-1% और दो, समझ पा रहे हो? तो बताइए बहुत टिपिकल काम हो गया कि 30% टैक्स तो हमने ऑलरेडी आपको दे दिया इनकम टैक्स के रूप में, और अब आप पड़े पड़े हर साल उस पर 1% और टैक्स लेते जा रहे हैं हमसे। तो ये बिल्कुल डबल टैक्सेशन था। 2015 में इसको हटा दिया गया 2015 में इसको हटा दिया गया। अब क्योंकि इसको हटा दिया गया तो ये क्वेश्चन आने का चांस भी आपका काफी हद तक खत्म हो गया है। फिर भी हम बात करते हैं। अब असेसी ने क्या दिमाग लगाया कि यार असेट हमारे पास पड़ी है, इसको कम रेट पे दिखा देते हैं ताकि वेल्थ टैक्स कम देना पड़े, समझ गए? कि भाई वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको कम पे दिखा दो। तो उन्होंने 2 रुपए स्क्वायर यार्ड, जिसको हम गज बोलते हैं हिंदी में ना, पर गज की रेट पे 2 रुपए पर गज पे इन्होंने शो कर दिया कि भैया मेरी वेल्थ इतनी है, ठीक है, ताकि मुझे वेल्थ टैक्स कम देना पड़े। अब जब इसको बेचा गया असेट को, तो बोला भैया कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन लाओ। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन के लिए एफएमवी चाहिए इतनी तारीख की, और एफएमवी के लिए क्या करेंगे, असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि भैया अब आओ तुम लपेटे में,
जितना तुमने डिक्लेयर किया है ना, जितना तुमने वेल्थ टैक्स में डिक्लेयर किया, हम उससे ही तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मांगते हैं, क्योंकि तुम उधर तो हमें कम दे रहे हो वेल्थ टैक्स, और इधर हमसे डिडक्शन ज्यादा मांग रहे हो। तो जितना तुमने वहां डिक्लेयर किया, हम उसे ही तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मांगते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हुआ करता है कि भाई अगर मार्केट वैल्यू है नहीं है, मान लो आपके पास किसी चीज की मार्केट वैल्यू नहीं है, तो आप क्या निकालें, कैसे पता करेंगे मार्केट वैल्यू, बताइए। अगर हमारे पास किसी चीज की मार्केट वैल्यू नहीं होती है तो कैसे पता करते हैं? क्या ऐसे ही पता करते हैं कि भाई आज कितने में बिक सकते हैं? हाँ सर। पता करते हैं, जो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ना, फेयर मार्केट वैल्यू दैट कैन बी फेच, इस तरीके से एनआर भी निकालते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे बोलेगी कि भाई उतना ही यहाँ पे वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां पे आंसर आ रहा था 70 रुपीज। मार्केट वैल्यू कितनी आ रही थी? कंपेरेबल सेल का मतलब कि इतने में बिक सकता है, अभी सेम हमारे पास वाला प्लॉट इतने में बिका, ऐसा मान लो कि भैया 70 रुपए पर स्क्वायर यार्ड में बिक सकता है। तो असेसी तो कहता है मेरी कॉस्ट 70 ले लो ताकि कैपिटल गेन कम आए। एओ कहता है भैया ऐसे कैसे 70 ले लें, तुमने 2 रुपए डिक्लेयर किया था ना, तो 2 रुपए लेंगे। ये है मुद्दा। आई बात समझ में? हाँ सर, मतलब ये 50, अब है ना, अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब 50 रुपए बताना चाह रहा है ये, लेकिन हाँ 50 कहाँ से आ गया? 2 रुपए और 70 रुपए अभी तक तो। सर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि ना 2 रुपए तो उसने डिक्लेयर करा था वेल्थ टैक्स में, लेकिन अब ना असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि तुमने 2 रुपए वहां डिक्लेयर करे तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 रुपए ही लेंगे, जबकि असेसी बोल रहा है कि मैं 50 रुपए लेना चाहता हूँ। अभी भी गलत है। अभी भी ठीक है सर। सर एक चीज बता दो इसमें, ये सेल कर रहा था प्रॉपर्टी, सेल कितने में कर रहा है? अपने उससे क्या मतलब है? उनको उससे क्या मतलब है ये बताओ। कैपिटल गेन देखना चाह रहा था सर मैं। क्यों देखना है? जब कोर्ट तुमसे पूछ रहा है, केस लो ही इस मुद्दे पे है कि कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या होगी, और तुम जा रहे हो इररिलेवेंट चीजों में कि सर सेल प्राइस क्या है, कैपिटल गेन कितना होगा। सोचो एक बार। ठीक है सर। केस का मतलब ही होता है स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करना, और मैं कहां से बता दूं, ये भी सोचो। मैं सेल प्राइस कहां से बता दूं? चलो सुनो ध्यान से। तो इसने कहा सर 2 रुपए है ना मेरी को। असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि नहीं भैया असेसिंग ऑफिसर ने कहा सॉरी 2 रुपए है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ लो। असेसिंग ऑफिसर एज वेल एज फर्स्ट अपीलेट, सीआईटी ने भी यही कहा। तो असेसिंग ऑफिसर और सीआईटी दोनों ने क्या ऑर्डर पास किया कि 2 रुपए के हिसाब से कॉस्ट ले लो, 2 रुपए के हिसाब से कॉस्ट ले लो। असेसी कहता है नहीं नहीं साहब 70 रुपए के हिसाब से लो, आज अभी हमारे रिसेंटली इस डेट पे या ना 74 वाली डेट, इस डेट पे अभी इतने रुपए में बिका है। ठीक है, पर उन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब ये गए ट्रिब्यूनल के पास, IT80 के पास। ठीक है, IT80 ने क्या कहा वो सुनिए। IT80 ने कहा कि भाई कंपेरेबल सेल को आप सीधा सीधा इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप वेल्थ टैक्स वाली लेना चाहते हैं वो तो समझ में आती है बात, पर कंपेरेबल सेल जो हम बाकी केसेस में लेते हैं आप उसको सीधा सीधा इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको भी ध्यान में रखें। अब आपकी रेट 2 रुपए वेल्थ टैक्स में, और वो तो पहले की चली हुई आ रही है, वो रिवाइज थोड़ी करता है हर साल के रिटर्न में रेट। और कंपेरेबल सेल आज की है रेट, तो हमें तो मार्केट वैल्यू चाहिए ना। समझ पा रहे हैं? वेल्थ टैक्स की रिटर्न तो वो सालों से भर रहा है, तो हर साल वो उतने में दिखा रहा है 2-2 रुपए पे, पर आज हमें तो मार्केट वैल्यू चाहिए। तो आप सीधे सीधे कंपेरेबल प्राइस को इग्नोर मत करें। समझ गए? तो इसने किसने कहा? IT80 ने, कि चलो एक काम करो मिडिल ले लो, 2 रुपए भी मत लो इनका भी और मार्केट वैल्यू भी मत लो, आप 50 रुपए ले लो इसके। ये किसने कहा? IT80 ने कहा। ठीक है, therefore though the comparable sales were at higher value and determined cost of acquisition is 50 rupees per square yard। किसने डिसाइड किया? IT80 ने कहा कि 50 रुपए ले लो। समझ गए? समृद्धि कह रहे हैं सर एओ सिंह 2, ठीक है, हाँ सही है बिल्कुल। अब मैं फाइनल वापस कंक्लूड कर देता हूँ एक बार। असेसिंग ऑफिसर कह रहा है 2 रुपए, असेसी कह रहा है 70 रुपए, दोनों के मान में एओ ने पास किया 2 रुपए के हिसाब से ऑर्डर। चले गए सीआईटी में, सीआईटी ने भी कहा 2 रुपए ही होगा। फिर चले गए IT80 में, IT80 ने कहा 2 रुपए मत करो, 50 रुपए पे सेटलमेंट करो, 50 रुपए रख लो।
अब हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने वापस ITAT का डिसीजन रिवर्स कर दिया और कहा कि नहीं भैया 2 रुपए ही हो। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब आइए अपेक्स कोर्ट की बात। अपेक्स कोर्ट का मतलब होता है हायर कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं, सर्वोच्च। ठीक है, उसने क्या कहा? उन्होंने कहा दैट ए डिक्लेरेशन इन रिटर्न फाइलिंग बाय द SSC अंडर द वेल्थ टैक्स एक्ट वुड सर्टेनली बी ए रिलेवेंट फैक्ट फिर डिटरमाइनिंग द कोस्ट। उन्होंने कहा कि जो चीज SSC ने खुद ने इनकम वेल्थ टैक्स रिटर्न में भरी है, नो डाउट वो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए रिलेवेंट है, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, however it is equally relevant for the purpose of aforesaid determination would be comparable sales। अब ये बोल रहा है कि मान लिया उनके वेल्थ टैक्स के रिटर्न का अमाउंट तो रिलेवेंट है ही है, पर कंपेरेबल सेल्स भी तो रिलेवेंट है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। दो स्लाइटली सीक्वेंस इन पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्यों लिखा है? क्योंकि आपके पास जो कंपेरेबल सेल है वो सेम डेट की नहीं है, वो थोड़ी सी आगे पीछे की है, वो आगे पीछे की डेट है। आपके पास यहाँ की डेट है कंपेरेबल सेल, जबकि आपको चाहिए डेट यहाँ की, समझ रहे हैं? कंपेरेबल डेट एकदम सेम नहीं है, थोड़ी आगे पीछे। कोई चीज आपको ये जाननी है 1974 में कितने की थी, पर 1978 की सेल प्राइस है आपके पास, समझ पा रहे हैं? तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वेल्थ टैक्स की रिटर्न तो है ही है, पर जो कंपेरेबल सेल है उसको भी माइंड में रखिए। हाँ, ये जरूर है कि कंपेरेबल सेल आपके पास बाद की है, उस दिन की नहीं है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कैन बी मेड बाय द लर्न ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब ITAT कर सकता है। बोलो बात समझ में आ गई? ये कह रहे हैं कि आपको चाहिए 74 की वैल्यू, 78 की मार्केट वैल्यू आपके पास है कितने रुपए थी? 73 का या 72 जो भी थी। तो बोला इसमें एडजस्टमेंट कर लो, टाइम में थोड़ा सा पीछे ले जाके यहाँ की वैल्यू निकाल लो, पर ऐसा नहीं आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। आई बात समझ में? बोलिए बात समझ में आ गई? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेल्थ टैक्स रिटर्न की वैल्यू मायने रखती है, मना नहीं कर रहे, पर मार्केट वैल्यू भी मायने रखती है। और मार्केट वैल्यू अगर आपके पास आगे की डेट की है तो उसको थोड़ा सा टाइम एडजस्ट किया जा सकता है, पर ये एडजस्टमेंट करने का काम जो है वो कोर्ट का नहीं है, समझ रहे? आपको मैं एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्या ये दो वर्ड सुने आपने कहीं? क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हाँ सर, कभी कभी यूज होते हैं। सुनिए, जब भी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग होती है ना, या कोई भी अपील प्रोसीडिंग होती है, तो उसमें पहले सबसे पहले क्वेश्चन डिसाइड किया जाता है। जैसा अभी अपन ने बात की, कोर्ट में जब केस चला गया, वरना तो क्या होगा, केस घूमता रहेगा। आप कोर्ट में जब भी जाओगे ना, तो आपके बहुत सारे फैक्ट होते हैं कि इसने ये किया, फिर ये यहाँ गया, इसने ये बोला, ये किया, इसने चाकू मारा, ये नहीं मारा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहले दिन तो कोर्ट क्या करता है, सारी बातें समझ के एक क्वेश्चन डिजाइन करता है कि हमें बहस किस बात पे करनी है, समझ पा रहे हैं? अब मान लीजिए किसी का मर्डर हो जाता है ना, जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना, मर्डर हो गया और सामने वाला कह लेता है यहाँ मर्डर मेरे हाथ से हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है, सामने वाला एडमिट कर लेता है कि यस मर्डर मेरे हाथ से हुआ है। ठीक है, अब डिसाइड ये करना है कि मर्डर करने की सिचुएशन क्या थी, रीजन क्या था, समझ पा रहे हैं? अब अगर ये क्वेश्चन पहले फ्रेम कर लिया जाता है कि सर क्वेश्चन हमारा ये है कि इन्होंने मर्डर किया है, मर्डर किस स्थिति में किया गया, उसको क्राइम माना जाए ना माना जाए वगैरह वगैरह, हमारा क्वेश्चन ये है। अब बताओ, क्या वकील इस बात पे बहस कर सकता है कि मर्डर इसने किया या नहीं किया? सर वो तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है ना कि उसने किया है ना, तो इसलिए वो पहले क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि क्वेश्चन फ्रेम करो, वरना वो इधर उधर घुमाते रहेंगे मामले को। तो पहले क्वेश्चन डिसाइड किया जाता है, राइट? फिर उस क्वेश्चन के ऊपर बहस की जाती है, समझ गए? ओके, जैसे कि आप कहोगे कि मैं तो शहर में था ही नहीं उस दिन, तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि ये शहर में था या नहीं था, इस बात का पता करो। इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वहां पे, एक बनता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक बनता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या कहता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ कहता है कि सर मैंने किसी को सेल्फ डिफेंस में मारा, मैंने किसी को सेल्फ डिफेंस में मारा,
बताओ ये क्राइम है या नहीं है, या ये मर्डर में आएगा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया, बताओ हाँ या ना। तो ये तो कानून का क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए हम बोले क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। और वहां पे मैं मौजूद था नहीं था, इस बात पे अगर बहस है तो क्या ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया, इसमें कानून का कोई लेना देना है क्या? मैं कहता हूं मैं तो शहर में ही नहीं था साहब, तो अब पॉइंट ये है कि मैं शहर में था या नहीं था, तो बताइए क्या ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है? समझ गए? तो इस तरीके से दो क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। अब जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं वो कोर्ट पे नहीं जाते, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं जाते कभी भी। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भैया फैक्ट ढूंढना कोर्ट का काम नहीं है, कोर्ट थोड़ी जाके पता करेगी कि बताओ किसने क्या बोला क्या किया, नहीं। कोर्ट कहते हैं हमारे पास आप तभी आना जब आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, वरना हमारे पास मत आना। हम कानून का इंटरप्रिटेशन में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में तुम्हारे पास दो ही अपील है, एक सीआईटी अपील्स है और एक आईटीएटी है, बस। इसके ऊपर फैक्ट का हमारा कोई काम नहीं है, समझ गए? तो जब हम अपील्स पढ़ेंगे ना तब आपको इसमें और बताऊंगा मैं। तो इसको क्या बोला जाता है, आईटीएटी को फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। मतलब फैक्ट फाइंड करने का लास्ट काम इसका है, इसके बाद में कोई फैक्ट को फाइंड नहीं कर सकता। इसने फैक्ट के रिगार्डिंग जो कह दिया वो फाइनल है, इसने फैक्ट के रिगार्डिंग जो कह दिया वो फाइनल है, ठीक है। अब इसका जो ऑर्डर आया वो फैक्ट पे है तब तो वो फाइनल है, और लॉ पे है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। बताइए ये बात क्लियर हो गई? ध्यान रखिएगा, राइट। आईटीटी इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। ये एमसीक्यू में भी आ जाता है बहुत बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए को और आईटीएटी एक ही चीज है ना? क्या क्या? इसमें एक वर्ड है ना, लर्न ट्रिब्यूनल। हाँ वो एक ही बात। चलिए सर, तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई आपकी वेल्थ टैक्स रिटर्न वैलिड है, पर आप कंपेरेबल प्राइस जो है उसको आप छेड़ नहीं सकते। हाँ उसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और एडजस्टमेंट कौन कर सकता है? ट्रिब्यूनल कर सकता है, क्योंकि फैक्ट निकालना उसका काम है। कंपेरेबल सेल्स कैन नॉट बी सन्टेड आउट from the process of consideration of relevant material. Further, it has been pointed out that the same has been taken into account by the learned tribunal, which is the last, ये देखो लिखा है, which is the last fact finding authority under the act. उसने इस चीज को कंसिडर किया भी है, ठीक है। Unless such cognizance and was palpably incorrect, and therefore worse, the High Court should not interfere with the order of tribunal. अब इन्होंने हाई कोर्ट को बोला कि भैया आप अपनी टांग मत अड़ाओ, क्योंकि फैक्ट का मैटर है, और फैक्ट का मैटर है तो आईटीटी को देखने। समझ गए? तो फाइनली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो आईटीटी का डिसीजन हो वही इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो मतलब 50 रुपए की रेट ली जाएगी फिलहाल इस केस के अंदर। यस। सर वैसे जो इसके बाद वो वेल्थ टैक्स भरेगा तो उसमें क्या 50 के उससे भरता? वैसे तो प्रॉपर्टी चली गई, लेकिन जैसे ये अब 50 हो गया तो वो 50 ही दिखती है प्रॉपर्टी? 50 में बिकी? नहीं नहीं सर, 50 मानी है ना आंसर में, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इस तरह। क्या मानी है? कॉस्ट। हाँ ठीक है, 50 मानी है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। बोलिए, क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट किसने पढ़ा, बताइए। सर ये हाउस प्रॉपर्टी कौन बोल रहा था?
सर इसमें डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है कि सर है ना एसएससी की है ना एक जो हाउस है वो वैकेंट था, फिर सर उसके ऊपर डीम्ड इनकम का नोटिस आता है सर। सर इसमें ओनर के पास ही है ना एक प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके अलावा भी 3 प्रॉपर्टी और है, तो उसके लिए वो बताता है कि ना इसमें मतलब उसने अपनी इनकम शो नहीं करी डीम्ड इनकम, तो उसके ऊपर ना असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि तुमने ये डीम्ड इनकम शो क्यों नहीं करी, और फिर उस पर अपनी मतलब इसके ऊपर केस चलता है। इसमें अभी ये आगे केस के बारे में बताया है कि वैल्यू नील क्यों ली और क्यों नहीं लेनी चाहिए थी। और बाकी लोग? सर ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसमें एसएससी के पास 2 से 3 घर होते हैं, तो वो वैकेंट डिक्लेयर कर देता है बाकी सब घर को और एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर देता है, तो उसका वो वहाँ शो नहीं करता है। तो जिसके बाद घर पे रेड पड़ती है तो एओ बोलता है कि ये इनको डीम टू बी लेट आउट मानेंगे, इनको वैकेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कभी लेट आउट नहीं हुए। ओके, और किसने पढ़ा भाई? निवी ने क्या बोल रहे थे? निवी नहीं? और समृद्धि? समृद्धि ओके, मतलब डीम टू बी लेट आउट होगा या नहीं होगा, इस पॉइंट पे है। चलो देखते हैं। A search was conducted and mark one as self-occupied. Okay, मतलब 3 प्रॉपर्टी इनके पास है और वो खाली है, तो उनमें से ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको सेल्फ माने और किसको लेट माने, राइट? इस बात पे बहस चल रही है। चलिए सुनिए भाई, पढ़ते हैं। अभी बोला ए सर्च वाज कंडक्टेड अपॉन ए ज्वेलर ग्रुप एंड appellant assessee being related to that group was also subject to the search. Okay, मतलब ज्वेलर के यहाँ ज्वेलर ग्रुप के यहाँ सर्च हुई और उनसे रिलेटेड कोई पर्सन था, उसके यहाँ पे भी सर्च हुई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच ए नोटिस वाज सर्च वाज इशूड टू हिम। देखो इसमें एक पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे एक बात बहुत निकल के आई है। मान लीजिए मिस्टर ए के घर पे रेड होती है, मिस्टर ए के घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, ठीक है, और वहां पे कोई डॉक्यूमेंट मिलता है कि भैया मिस्टर बी की हिस्सेदारी है इसमें, तो क्या मिस्टर बी के यहाँ पे भी रेड हो सकती है? तो मिस्टर ए के यहाँ पे रेड हुई और उसमें पता चला कि भाई मिस्टर बी का कोई हिस्सा है उसमें। हाँ सर, हो सकते हैं। यस सर हो सकती है। यस, तो वहां पे रेड हो सकती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे इनको एसएससी के घर रेड नहीं हुई, किसी और के यहाँ पे रेड हुई और एसएससी भी उसमें इन्वॉल्व था, तो फिर उसके बेसिस पे एसएससी को नोटिस इशू किया गया और उसको क्या बोला गया, why deemed income by determining annual property may not be added to his income, that means it is a show cause notice। उसको क्या भेजा गया? शो कॉज नोटिस भेजा गया कि आपकी इनकम को हम डीम्ड बेसिस के ऊपर आपकी एचपी इनकम में इंक्लूड क्यों ना करें। अरे पंकज ने नहीं जवाब दिया इसका केस का। सर ये केस मैंने पढ़ा नहीं था पूरा। चलो, excluding one house property which was treated as self-occupied to the appellant assessee is found to be the owner of 3 more property। 4 है टोटल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी excluding one, देखो लिखा गया excluding one house property which was self-occupied treated as self-occupied,
एज अपीलेंट assessee is found to be the owner of 3 more property, इसका मतलब 4 होगी. Yes. In the return, assessee had not shown any deemed income from them. अभी assessee ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उन तीनों घर का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिखाया है. ठीक है. Notional rent was determined and after providing the statutory deduction, जो हम 30% देते हैं ना, वो देने के बाद added to the appellant assessee's income. उन्होंने क्या किया, तीनों घर की नोशनल रेंट निकाला. ठीक है. नोशनल रेंट निकाल के उसको जीएबी बनाया, जीएबी एनएबी बना के 30% डिडक्शन देके इनकम में ऐड कर दिया. Such addition in the hands of assessing of such addition in at the hands of assessing officer was challenged by the appellant assessee. ठीक है. जो assessing officer ने एडिशन किया वो assessee ने चैलेंज कर दिया. ठीक है. और क्या कहा, there is no chargeability of rent which cannot be realized. ऐसा रेंट जो नोशनल है उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं हो सकती. उसने कहा जब नोशनल रेंट की कैसी टैक्सेबिलिटी, तो रेंट मिल ही नहीं रहा, आप टैक्सेबल कर रहे हो. ठीक है. तो वैसे देखा जाए तो ये केस कोई बहुत ज्यादा अच्छा केस नहीं है. ठीक है. क्योंकि अब तो ये कानूनी है कि भाई नोशनल रेंट पे टैक्स लगता है. डीम टू बी लेट आउट का कंसेप्ट ही है अब तो. यस सर. Since the property which had been has been assessed to tax had not been let out and has remained vacant in the respective previous year, no annual value of them could be determined. ये कह रहा है कि साहब जब वैल्यू मकान खाली पड़ा है, कोई किराया आया ही नहीं है, तो आप कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे. It was that as per the provision of 23(1)(c, the annual value of such property had to be taken as nil. वो कहता है कि भैया क्या लो, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नील लो आप, क्योंकि किराया है ही नहीं, तो वैल्यू कैसे निकालोगे आप. अब 23(1) as 3 सबसेक्शंस. हमने 23(1) पढ़ा, उसके 3 सबसेक्शन है, 1, 2, 3, मतलब A B C ऐसे. अब 23(1) सेक्शन का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि annual value of property shall be deemed to be sum of which the property might reasonably expected let out from the year to year. क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पे नहीं भी दी जाती है तो हम उसकी वो वैल्यू निकाल लेते हैं जो उससे किराया कमाया जा सकता था. सेम आप उसको बोल सकते हैं फेयर रेंट. पढ़ा हमने कि भाई फेयर रेंट को आप वैल्यू ले सकते हैं. क्लोज बी क्या कह रहा है इसका. क्लोज बी प्रोवाइड दैट वेयर any property or any part of property is let out and the actual rent received or receivable by the owner in respect thereof is excess to the sum which property might reasonably be expected or late from the year to year, then annual value of such property would be actual amounts so received. ये क्या बोल रहा है, फेयर रेंट तो हमने यहाँ ले लिया, ये यहाँ एक्चुअल रेंट की बात कर रहा है. और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि दोनों में से जो ज्यादा होता है वो लेना होता है. राइट. ये बोल रहा है कि एक्चुअल रेंट अगर ज्यादा है फेयर रेंट से तो फिर एक्चुअल रेंट को लेंगे आप. ये कह रहा है 23(1)(b. ओके. अब आ जाइए 23(1)(c) क्या कह रहा है. Is to the effect that where any property or a part of such property is let but remained vacant during the whole or any part of the previous year owing to such vacancy. आपको याद है मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, PER, proportionate expected rent. यस सर. प्रॉपर्टी वेकेंट है तो आप एक्सपेक्टेड रेंट का प्रोपोर्शन और निकालेंगे. ठीक है. और फिर एक्चुअल से कंपेयर करेंगे और जो ज्यादा होगा उसको लेंगे. राइट. तो ये तीसरा सेक्शन क्या कह रहा है कि ओविंग टू सच वैकेंसी, अगर वैकेंसी की वजह से वो अमाउंट ज्यादा है, देन एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन द सम व्हिच इज प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली एक्सपेक्टेड. मतलब अगर आपका एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, ये फेयर रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को साथ में लेके चल रहा है, उससे कम है, तो आप क्या करेंगे कि जो मिलने वाला अमाउंट है उसे एनुअल वैल्यू मानेंगे. ये पूरी बात आपको ये बताती है कि आपको क्या लेना है. म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, फिर स्टैंडर्ड रेंट, फिर एक्चुअल रेंट और PER. ये वाला कंसेप्ट आपको बता रही है जिससे आप GAV तक पहुंचते हैं. वो जो टेबल बनाते हैं वो ये तीनों सेक्शन के हिसाब से बन जाती है. इसने पूरा थ्योरेटिकल सेक्शंस में लिख दिया बस. और वो टेबल बनाते हैं वो 23(1), 23(1)(a), B, C इन तीनों के जरिए बनती है और वो तीनों की थ्योरी इन्होंने दे दिया. आगे लिखा है सेक्शन 23(2) क्या कहते हैं. इज टू द इफेक्ट दैट वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्टेड ए हाउस और ए पार्ट देयरऑफ, पार्ट ऑफ हाउस
which is in the occupation of the owner of the for the purpose of own residence and could not actually be occupied by him for reason that on account of the employment, business or profession, he has to reside at other place in a building which is not owned by him. In that situation, ये बात भी आपको पढ़ाई हुई है मैंने क्लास में, या हालांकि थ्योरी में लिखा है। क्या लिखा है कि मेरा घर सर जयपुर में है, मैं काम करता हूँ दिल्ली में, तो इस वजह से मैं जयपुर का घर ऑक्यूपाइड नहीं कर सकता और मुझे दिल्ली में घर किराए पे लेना पड़ा, तो जयपुर वाले घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं अपना घर ड्यू टू जो बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से ऑक्यूपाई नहीं भी कर पाता तो भी उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट किया जा सकता है। क्लियर है? यस सर। ओके, आ जाइए आगे, नेक्स्ट सेक्शन। According to 23 subsection 4 clause A, where the property referred to in section 23(2), ये वाली property consist of more than one house, then 23(2) to apply only in respect of one house। अब ये वाली बात कि मेरे गांव में 4 घर पड़े हैं और मैं जयपुर में रहता हूँ इसलिए यूज नहीं कर पाता, तो क्या घर के गांव के चारों घर आप सेल्फ मान सकते हैं? तो आंसर इज नो, घर ही मान सकते हैं, वन ऑफ सच हाउस। ठीक है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 क्लोज बी। अब इसके आगे का सेक्शन क्या कह रहा है? दैट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस और हाउसेज अदर देन द हाउस रेफर्ड टू इन सेक्शन in respect of which assessee had exercised an option under the head 23(4)(a) shall be determined according to section 23(1). अब देखो इन्होंने सारी पिक्चर क्लियर कर दी है, दोबारा सुन लीजिए। पहले इन्होंने बताया कि सब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का तरीका ये होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट आता है। एक्सपेक्टेड रेंट को आप एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, एक्चुअल ज्यादा है तो एक्चुअल को ले लेते हैं। अगर मान लीजिए एक्चुअल कम है, कम होने का रीजन वैकेंसी है, तो भी आप एक्चुअल को ले लेते हैं। पहले तो आपने ये बात बताई। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपका घर कहीं और है, आप रहते कहीं और है ड्यू टू बिजनेस, प्रोफेशन और जॉब, तो फिर आप वहां दूसरी जगह एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करवा सकते हैं। यस, बट अगर दूसरी जगह आपके पास एक से ज्यादा घर है तो इन दैट केस आप एक घर को तो सेल्फ करवा सकते हैं, मतलब उसको तो ट्रीट करा सकते हैं नील पे, और बाकी घर की वैल्यू इसी तरीके से डीम्ड लेट आउट के रूप में निकाली जाएगी। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ तक कही। बोलो आगे बात समझिए। यस सर, बट अब तो 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं ना? फिर पुराना केस है ना, वो तो अभी चेंज हुआ है, अब 2 हाउस हो सकते हैं। ठीक है, सुनिए आप। It has held that section 23(1)(b) and (c) would apply only to those property which are actually let out। भाई बी और सी तो कब लगेगा? बी और सी क्या कहता है कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से ज्यादा है क्या, एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम है क्या? वो तो तब लगते हैं ना जब एक्चुअल में रेंटेड हो प्रॉपर्टी। बताइए। यस सर। ये दोनों सेक्शन बताए ना, ये और ये दोनों बात करें एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन करने की, तो एक्चुअल रेंट तो तब आएगा जब प्रॉपर्टी किराए पे हो। तो इसलिए कहा गया है कि 23(1)(b) and 23(1)(c) would apply only to those property which were actually let out and for which rent was actually received or receivable by assessee। These provisions deal with the concept of real income, not notional income। तो ये दोनों तो रियल इनकम पे बात कर रहे हैं, नॉशनल पे बात ही नहीं कर रहे। Thus, annual value of the property like the ones in the case in the hands of which are more than one owned by assessee and which admittedly remained vacant throughout the previous year would be assessable under the section 23(1)(c। कौन से सेक्शन में कवर होगा? फिर 23(1)(c) में कवर होगा, मतलब deemed to be let out मान के इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। इसलिए जो वैल्यू निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी? नॉशनली निकाली जाएगी। ठीक है, फर्दर इट इज टू बी नोटेड दैट SLP in the regards to disclaimer by the dismissed by the apex court। फिर असेसी ने कहा कि भैया मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बोले ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हाई कोर्ट ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। आगे बात सुन, तो फाइनल कंक्लूजन और सुन लीजिए। फाइनल कंक्लूजन ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, कहाँ? दूसरी जगह मान लीजिए, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी को, इस केस की बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी को तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं ये बोल के कि भैया मैं वहां रहता नहीं हूँ, मुझे जॉब की वजह से यहाँ रहना पड़ता है या बिजनेस की वजह से यहाँ रहना पड़ता है, और यहाँ मैंने किराए का मकान ले रखा है।
तो वहां के एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करवाया जा सकता है, और जो बाकी हाउस है उनकी कैलकुलेशन नॉशनल बेसिस पे ही होगी। सर अगर ये केस आता है तब अपन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड करके बोलेंगे ना? नहीं, वो केस उसी तरीके से, पहली बात तो ये केस आने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जब प्रोविजन चेंज हो जाता है ना तो वो केस नहीं देते हैं पुराने केस। सर केस आने की, जैसे मान लीजिए केस आ भी जाता है तो इसमें डेट अगर पुरानी लिखी हुई तो फिर पुराने के हिसाब से जजमेंट लिखना पड़ेगा। डेट वैसे पुरानी तो नहीं आएगा ही देगा, नहीं। नहीं डेट पुरानी नहीं देगा, वो डेट नहीं देगा आपको, और आप 2 के हिसाब से लिख देना अगर ऐसा केस आए तो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक तो है। सर हम ये लिखेंगे ना, एनी 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बाकी जो 2 बच्चे उस पे बिल्कुल। डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल। ओके सर। ओके, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। आपके लिए केस लो है यूके पेंट्स एंड राज दादरकर, ये 2 केस करने हैं। मैं सिर्फ उन्हीं की क्लास लूंगा केस लो की जो केस पढ़ के आएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। केस लो की क्लास में उन्हीं की लूंगा। अंशु, नेक्स्ट टाइम अगर आप नहीं पढ़ के आएंगे तो मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा आपको, और ना ही इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। राइट? ओके सर। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं ना तो मैं चाहता हूं आप भी मेहनत करो। अदरवाइज ये जितने भी केस लो हैं इनका मेरे पास एक एक लाइन में आंसर है। मैं एक दिन में सारे 50 केस लो पढ़ा सकता हूँ आपको। मुझे सिर्फ इतना बताना है यूके पेंट्स में क्या हुआ था, ये हुआ था, राज दादरकर में क्या हुआ था, ये हुआ था, बस मुझे इतना ही बताना है। समझ गए? तो आप पढ़ेंगे तो ही मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं एक क्लास लेके उसमें सारे केस लो पढ़ा दूंगा। That's it. Okay?